नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी 2.0 पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में हाल ही में आई एक रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए। रिपोर्ट है ब्लूमबर्ग नाम के एक अखबार के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि इंडिया जो है वो रनिंग आउट ऑफ वेपन स्टॉक है। चाइना से लड़ने के लिए हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में हथियार नहीं है, मोदी सरकार की एक नीति के चलते। और वो मोदी सरकार की नीति कौन सी है? तो इसका इशारा है मेक इन इंडिया के ऊपर। तो आज के सेशन में हम ब्लूमबर्ग के द्वारा दी गई इस न्यूज़ का विश्लेषण करेंगे, जिसमें इन्होंने बहुत सारे इंडियन न्यूज़पेपर्स, दैट इज डेक्कन हेराल्ड, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब ने इसी न्यूज़ की कटिंग को वापस लिया है और मेंशन किया है कि इंडिया इज रनिंग आउट ऑफ वेपन टू डिटर चाइना ड्यू टू मोदी ऑर्डर। तो आज के सेशन में हम विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे, जिस तथ्यों को इन्होंने लिया है वो कितना सही है, मोदी सरकार की मेक इन इंडिया नीति क्या है, भारत के आर्म इंपोर्ट में कमी आई भी है या फिर इसने केवल कहा है, क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक, अपनी समझ के आधार पर हम उसको आपके साथ में शेयर करने का प्रयास करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। ब्लूमबर्ग मैगजीन ने ये जानकारी, या ब्लूमबर्ग पत्र अखबार ने ये जानकारी तो दे दी, लेकिन इस जानकारी के बाद में अब एक बड़ा सवाल ये उठ गया कि आपको कैसे पता कि हथियारों की कमी है कि नहीं है। अब ये प्रश्न अगेन एक डिबेट का इशू है, क्योंकि ये जिस तरह की पत्रकारिता की है, इसके अंदर इन्होंने मेंशन किया है कि हमने जिनसे पूछा उनको नाम बताने का मना है, या फिर हमने जानकारी निकाल ली है लेकिन किसी को बताएंगे नहीं क्योंकि देश की सिक्योरिटी का सवाल है, तो फिर छापा क्यों था, है ना। खैर, ये सारी बातें अपनी तरफ है, लेकिन हम इस एक सकारात्मक पहलू की तरफ भी इस घटना के माध्यम से चालने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, इधर देखिए, आपको यहां पर मैं कुछ न्यूज दिखा रहा हूं जिनसे आपको इस कथन में जो तर्क है, तर्क क्या है कि इंडिया का रनिंग आउट ऑफ वेपन्स, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया वेपन में कमी कैसे देख रहा होगा, क्योंकि हम कहीं से मंगा नहीं रहे होंगे। हम मंगा क्यों नहीं रहे हैं? क्या हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है क्या? नहीं साहब, देख करके तो ठीक ठाक ही लग रहा है। इंडिया ऑलरेडी वर्ल्ड के अंदर 5वीं सबसे ज्यादा फॉरेक्स रखने वाली कंट्री है। इंडिया दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी के हिसाब से कंट्री है, तो ठीक ठाक ही है मामला। अगर हम और आंकड़े भी देख लें तो उससे पता चलता है कि दुनिया में जितने हथियार मंगाने वाले देश हैं उनमें भी टॉपर हम ही हैं। इसके बावजूद भी ये बोलते हैं कि हमारे यहां पर वेपन कम होते जा रहे हैं। तो वेपन कम हो रहे हैं, इसका मतलब इंडिया ने इंपोर्ट कम किया है। तो फिर क्यों किया है? सवाल बड़ा है। तो साहब, हमने कम इसलिए किया होगा कि हम उसका कोई अल्टरनेट ढूंढ रहे होंगे। बिल्कुल, हम उसका अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं। उसका अल्टरनेट है मेक इन इंडिया। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि वर्ष 2014 में जो अनाउंस हुई थी मेक इन इंडिया स्कीम, उस मेक इन इंडिया स्कीम के अंदर क्या कुछ परिवर्तन हुआ, आइए देखते हैं। देखो साथियों, ये द प्रिंट अखबार की खबर है 15 मार्च 2022 की, जिसने लिखा है इंडिया बिगेस्ट आर्म इंपोर्टर 2017 से लेकर 2021 के बीच में। लेकिन आत्मनिर्भर पुश जो है उसने हमारे इंपोर्ट को 21% तक गिरा दिया है। बहुत सारे लोग इस तरह की बातें लिखते हैं, कई जगह पर यह चीज लिखी हुई पाई जाती है, मेक इन इंडिया फेल हो गया, फलाना फेल हो गया। लेकिन साहब, ये जब बातें निकल कर आती है ना, क्योंकि जिस तरह का मीडिया हाउस जानकारी लिखता है, और मैं इस बात की तथ्यता जांचने के लिए वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट भी घूमकर आया हूं, मैं आपको भी लेके चलूंगा ताकि आपको भी ये लगे कि हाँ यार, तथ्यों में सत्यता है अगर सर कह रहे हैं तो। फिलहाल के लिए आप इस द प्रिंट की खबर को पढ़िए। 2022 की खबर है क्या कि इंडिया 2017 से 21 के बीच में दुनिया का टॉप पर रहने वाला आर्म इंपोर्टर कंट्री रहा है, लेकिन उसके बावजूद आत्मनिर्भर भारत अभियान के चलते हमारे आर्म इंपोर्ट में 21% की गिरावट आई है। क्या केवल इसने कहा है? नहीं, एक और न्यूज चैनल है टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि इंडिया का वेपन इंपोर्ट 33% गिर गया है लास्ट 5 साल में। अब एक का 13%, एक का तो 21% है और एक का 33% है। दोनों ने रेफरेंस ईयर अलग अलग ले लिए हैं, कोई 16 से 21 की बात कर रहा है तो कोई 17 से 21 की बात कर रहा है, ठीक है साहब। बट रिमेन वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर। भाई साहब, हम इंपोर्ट करने में आगे हैं, लेकिन हमने आर्म इंपोर्ट्स में इतनी गिरावट पिछले 5 सालों में दर्ज कर ली है। क्या इस बात में कोई सच्चाई है या फिर ये बात केवल फेक है? मैं आपको एक तथ्य की तरफ लेकर चलता हूं। मैंने इसीलिए इस स्लाइड के पीछे ही वेबसाइट खोलकर रखी है ताकि मैं आपको सीधा वहां पर ले सकूं। साथियों, ये रही वेबसाइट। अगर आप पढ़ पाएं तो आपको यहां पर जूम करने की फैसिलिटी तो है नहीं, मैं इसी को जूम, एक मिनट यार, ये वेबसाइट का लिंक जूम हो जाए तो आप शायद यह देख पाएंगे। यहां लिखा हुआ है data.worldbank.org।
ये ऑनलाइन मैंने खोल रखा है, आपको कहीं इस बात का यकीन हो कि हाँ साहब अगर आपने ऑनलाइन खोल रखा है तो क्योंकि क्लिक करने से चल जाना चाहिए ना फिर ये टेक्निकली। तो ये मैंने वेबसाइट ऑनलाइन खोल रखी है data.worldbank.org की। आपके सामने ईयर्स में दिखाता चलता हूं, आप उसको देखते चलें। देखिए मेरी क्या है कि जूम वाला जो स्लाइडर है ना वो काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, अदरवाइज मैं आपको जूम करके दिखाता। खैर कोई नहीं, इधर देखो भाई, यहां पर 2010 से लेकर के इसके बीच में, यानी कि इस तथ्य को मैं अगर मान लीजिए यहां पर पुश करता हूं तो यहां पर शायद आपको ईयर दिखाई पड़ जाए, दिख रहा है 2010 में इंडिया ने 2.91 बिलियन डॉलर का आर्म इंपोर्ट किया। अब मैं इस खबर को दिखाऊं आपको क्या है, ये इधर देखिए, आर्म इंपोर्ट सिप्री ट्रेंड इंडिकेटर वैल्यू इंडिया। सिप्री क्या है? स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो दुनिया भर में कौन देश कितना हथियार मंगा रहा है उसके आंकड़े जुटाती है। सिप्री की रिपोर्ट को अगर आप देखते हैं तो 2010 में हमने 2.91 बिलियन डॉलर के हथियार खरीदे। फिर मैं आगे चलता हूं, ये मैंने क्लिक किया, 2011 में हमने 3.6 बिलियन डॉलर के हथियार खरीदे। फिर मैं आगे चलता हूं, 2012 में हमने 4.39 बिलियन डॉलर के हथियार खरीदे और 2013 में हमने 5.38 बिलियन डॉलर के हथियार परचेज किए। ये तथ्य आपके सामने है, यानी कि 2014 से पहले, क्योंकि असल में ब्लूमबर्ग ने जो लिखा है वो सरकार को टारगेट करते हुए लिखा है कि इनके चलते हुए हथियार कम हो गए हैं। तो हथियार कम हुए हैं नहीं हुए हैं वो अभी हम आपके सामने रख रहे हैं। तो इंडिया के पास में 5.38 बिलियन डॉलर के 13 के अंदर हथियार परचेज किया हमने, ठीक है। अब आ जाओ ईयर वाइज, 5.38 बिलियन, ध्यान रखना। अब इधर देखो, ये देखो इंडिया 2014 में कितना किया, सीधा 5 से नीचे आया 3.35 बिलियन डॉलर। और यहां पर भारत सरकार ने नीति कौन सी लॉन्च कर दी? मेक इन इंडिया नीति। मतलब हथियार हम कहीं से खरीदेंगे नहीं, अब हम अपने यहां पर बनाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर टेक्नोलॉजी अपने यहां पर डेवलप कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कोई सी भी कंपनी है जिसके भी हम हथियार परचेज करना चाहते हैं, इंडिया दुनिया का 11.3% हथियार इंपोर्ट करता है सालाना। यानी कि अगर देश की दुनिया भर के सारे देश अगर सोचा जाए कि कोई हथियार इंपोर्ट कर रहा है तो हमारे बाद सऊदी अरब है जो 11% करता है कुल इंपोर्ट का। इसका मतलब इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट इंपोर्टर है। बस कंडीशन इस बार ये लगा दी, केवल ये कह दिया कि साहब आप लोग जो हथियार बेचने वाले हैं वो इंडिया में आके बनाओ, इससे हमारे देश में रोजगार बढ़ेगा। भारत ने डिफेंस कॉरिडोर अनाउंस कर दिए, डिफेंस के लिए नीति अनाउंस कर दी। बोले हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि आप लोग क्या करते हो, हमें तो केवल यह है कि आप देश में आके बनाओ ताकि हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि हम इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हर साल करते हैं। अब आप 14 के बाद का आंकड़ा देखिए, ये मैंने क्लिक किया, 15 का 3.12 बिलियन, 16 का 3 बिलियन, नीचे गिरता हुआ आंकड़ा आ रहा है। आप देखिए 17 का 2.91 बिलियन, और तो और जब आप आंकड़ों में नीचे पहुंच जाएंगे तो 2018 में तो हमने 1.49 बिलियन डॉलर का ही इंपोर्ट किया। कहां से आ रहे थे हम? 5 बिलियन से हम सीधे नीचे आ गए। आप इससे अंदाजा लगाइए सरकार ने कितना कम इंपोर्ट कर दिया। तब तक कोई कोरोना वोरोना नहीं आया था, ना हमारा कोई क्लैश चल रहा था, कुछ नहीं था। फिर इंडिया का इंपोर्ट अचानक बढ़ा और यह बढ़ा 2019 से 18 से 19 के बीच में 3.08 बिलियन डॉलर का। फिर सवाल बना कि सर अचानक ये इंपोर्ट क्यों बढ़ा? तो इसके पीछे का तर्क क्या है मैं आपको बता दूं, क्योंकि इंडिया ने इसी दौरान S-400 वाला सौदा किया था। अगर आपको याद हो तो रशिया से जो हम परचेज करने जा रहे थे, बैलिस्टिक मिसाइल से डिफेंस करने वाला सिस्टम, देश के लिए जो बहुत ज्यादा जरूरी था, मेक इन इंडिया में जिसका कोई रास्ता नहीं था, वो हमने इंपोर्ट किया। फिर 2020 में हमारा इंपोर्ट घट के फिर से 2.8 बिलियन आ गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इंडिया ने निश्चित ही अपने इंपोर्ट कम किए हैं, वो बात समझ में आती है, लेकिन इसकी वजह से सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज किया हो यह बात इसलिए सही नहीं है क्योंकि इसके कंपैरिजन में इंडिया अब मेक इन इंडिया के तहत सारी चीजें बनाने का प्रयास कर रहा है। आपको मालूम होना चाहिए इस रिपोर्ट में इस तरह की बातें कही गई हैं। इंडियाज एयरफोर्स, आर्मी एंड नेवी कैन नो लॉन्गर इंपोर्ट सम क्रिटिकल वेपन सिस्टम टू रिप्लेस एजिंग वन। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस तरह से हमारे वेपन्स पुराने होते जा रहे हैं, उनको रिप्लेस करने के लिए
हमारी सेनाएं नए हथियार नहीं खरीद पाएंगी सरकारी नीतियों के चलते। दैट रिस्क लीविंग इंडिया क्रिटिकल शॉर्ट ऑफ हेलीकॉप्टर बाई 2026। इसके रिपोर्ट के अनुसार, ब्लूमबर्ग के अनुसार, भारत में 2026 तक हेलीकॉप्टर्स की कमी हो जाएगी और 2030 तक हमारे फाइटर जेट्स की कमी हो जाएगी, ऐसा कहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का पुश जो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, वो हमारी जो थ्रेट है चाइना और पाकिस्तान की, उससे निपटने में चैलेंज खड़ा करेगा। अब इनसे पूछे कोई कि भाई एक बात बताओ तुम यार, हमारे शुभचिंतक इतने कब से हो गए? देखो क्या है ना, इस दुनिया में जो सबसे जबरदस्त लॉबिंग चलती है ना, लॉबिंग का मतलब है सरकार के ऊपर प्रेशर डालने की जो लॉबिंग चलती है, या सरकार को खरीदवाने के लिए जो भ्रष्टाचार चलता है ना, वो सारा चलता है डिफेंस के सेक्टर में। आप तो इसका सीधा साधा उदाहरण आज ही देखे थे, मैंने एक सेशन किया था, उसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से पाकिस्तान को अमेरिका ने पहले लोन दिया, और लोन दिया बेचारे को $1.16 बिलियन का IMF के माध्यम से, और $450 मिलियन का उससे कह दिया कि तू अब हमारे F-16 की सर्विस करा ले, यानी कि उसका पैसा वापस ले लिया। ये पूरा की पूरा लुटेरापना है। मार्केट में सिंपल सा तरीका ये है कि हर देश ये चाहता है कि उसका डिफेंस का आप सोचकर देखो, आज चाइना ताइवान जो वॉर चल रहा है ना, उसमें भी सारा ध्यान किस बात पर लगा हुआ है, ताइवान को कितना जल्दी हम हथियार बेच दें। अमेरिका यूक्रेन का संकट समाधान क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि व्लादिमीर ज़ेलेंस्की एक कदम आगे निकला, उसने कहा खरीदूंगा नहीं, तुम मेरी मदद करो, बस खरीदूंगा नहीं, तुम दान में दो। अमेरिका का यार ये तो हमको ही लपेट लिया। इसी कारण उसकी मतलब दुर्गति हो गई अमेरिका की। क्यों? क्योंकि जेलेंस्की एक कदम आगे निकल गया, वो इनके ऊपर टोपी पहना गया कि यार भाई साहब आप तो ऐसे कर रहे हो, मेरा साथ दिया है आपने, अब मुझे हथियार भी दो। अब ऐसी स्थिति में यूरोपियन देश फिर भी थोड़े सच्चे बच्चे निकले जो उसकी मदद करने आए, अमेरिका तो पीछे बैकफुट पर चला गया। यही हाल रशिया का है, वो कोई भी वेपन यूज करता है उसके तुरंत बाद उसके डेमो में लगा देता है कि ले लो भाई जिसको लेना है ना। ये पूरी दुनिया हथियारों से, क्योंकि देखो क्या है ना, टेक्नोलॉजी में सबका एक अधिकार संभव, बहुत ही कम लोग हैं ना जिनके पास सारी टेक्नोलॉजी होगी। जब टेक्नोलॉजी कम लोगों के पास होगी तो ज़्यादा चाहने वाले लोग होंगे। सब लोग इसी भय में जीते हैं कि कोई हमारे ऊपर गोला फोड़ दिया तो क्या हो जाएगा। अब इस भय के चलते क्या होता है ना कि आदमी भय के बिन, कहते हैं ना भय बिन प्रीत ना होए गोपाला, तो ये जो भय है इसी के चलते सब लोग क्या करते हैं, हथियारों का संग्रहण करते हैं। इंडिया ने भी इसीलिए किया था सबसे पहले परमाणु हथियार का परीक्षण कि भाई अगर हमारे पास परमाणु बम है तो सामने वाला डरेगा कम से कम कि यदि ये हम पे फोड़ दिया तो क्या होगा। आज उसी डर को बेच कर ये पैसे कमाते हैं। तो इस तरह के जो न्यूज मैगजीन्स है ना, अब ये क्या कर रही हैं, आपके अंदर भय पैदा कर रही हैं। किस बात का? कि साहब इंडिया के पास हेलीकॉप्टर खत्म हो जाएंगे, साहब इंडिया के पास फाइटर जेट खत्म हो जाएंगे। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक ऐसा माहौल बनने लगेगा यार देश जो है असुरक्षित है। क्या करना चाहिए, सरकार के पास मैसेज भिजवाना चाहिए कि हथियार खरीदो। उनका मोटिव सिद्ध हो गया, एक अखबार की लाइन और सीधा उनका मोटिव सिद्ध, क्योंकि सरकार के दिमाग में प्रेशर आना शुरू हो गया। सरकार बहुत बड़े विजन के साथ आगे चलती गई। उसने क्या किया, आप यहां पर न्यूज देख सकते हैं जिसमें लिखा है कि 5 लार्जेस्ट इंपोर्टर दुनिया के जो है ना हथियार परचेज करने वाले, उनमें इंडिया था। आप सोचो यार, जो $4.5 बिलियन के हथियार खरीद ले रहा है हर साल, $5 बिलियन के हथियार खरीद ले रहा है, ये वो नंबर है जिसको आप अंदाजा लगाएं। मैं अगेन पाकिस्तान का रेफरेंस लेता हूं, पाकिस्तान को कुल IMF से 6 साल के अंदर $6 बिलियन का लोन मिला है, हम 1 साल के अंदर उतने हथियार खरीद लेते हैं। इसका मतलब अपने आप में ये बहुत बड़ा नंबर है। इंडिया में अगर हथियारों की कमी होगी या इंडिया हथियार कम लेना करेगा तो बहुत सारे लोगों को बहुत बड़ी दिक्कतें होंगी। तो इस प्रकार की चीजें आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए। तो मार्केट साइज मैंने आपको बता दिया। इंडियन गवर्नमेंट ने डिफेंस प्रोडक्शन के लिए क्या टारगेट रखा है, अब आप वो सुनिए। इंडिया ने कहा औसतन हम 3 से लेकर $5 बिलियन के बीच में हथियार परचेज करते हैं। भारत सरकार ने 2025 का टारगेट रखा है कि हम लोग अपने लेवल पर $25 बिलियन के हथियार बना लेंगे। मजेदार बात देखिए, इंडिया का टारगेट इतना ही नहीं, इससे आगे का है। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम इसमें $5 बिलियन के हथियार अब खुद एक्सपोर्ट करेंगे। अब आप पूछेंगे एक्सपोर्ट आप कैसे कर लोगे, आपके पास कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई क्या? नहीं। इंडिया ने कहा कि अगर कोई विदेशी कंपनी इंडिया आकर के हथियार बनाती है तो मोस्ट वेलकम है। वेलकम केवल इतना ही नहीं है, इससे आगे यह है कि अगर वो इंडिया बने हुए हथियारों को बाहर बेचती भी है तो जाओ ना, हमें रोजगार चाहिए, हमें जीडीपी के अंदर सर्विस सेक्टर और गुड्स डेवलप करने हैं, हमें रोजगार की वृद्धि के लिए अपने यहां इंडस्ट्री लगानी है। अब इंडस्ट्री लगानी है तो इंडिया ने खुद के लिए टारगेट सेट कर रखा है, और वो क्या है मैं आपको बता दिया कि इंडिया का टारगेट ये है। इंडिया का डिफेंस इंपोर्ट वैल्यू जो है ना वो 463 मिलियन 5 फाइनेंशियल ईयर, इसके अंदर ये मतलब सारे फिगर्स है जो मैंने आपके सामने रखे हैं, ठीक है। तो अब मोदी सरकार ने कब शुरू की थी इस मेक इन इंडिया की जानकारी, अब थोड़ा सा उस पर चलते हैं। वर्ष 2014 की बात है, प्रधानमंत्री ने सितंबर 2014 के अंदर
मेक इन इंडिया कैंपेन को शुरू किया था, जिसमें कि देश के अंदर या ग्लोबल जितने भी बड़े बड़े सीईओज हैं उनको बुलाया गया और कहा कि आप सब लोग आइए देश में इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो देश में अंदर निर्माण होगा। अब एक बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट है यहाँ पे, आर्ग्यूमेंट ये है कि देश के अंदर विनिर्माण सेक्टर के अंदर कितना इन्वेस्टमेंट आया। तो देखिए सबके अपने अपने तरीके हैं कहने के। भारत सरकार कहती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमको ही मिला, अमेरिका और चाइना से भी ज्यादा विदेशी मुद्रा जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट के लिए आई वो सबसे ज्यादा हमारे पास आई। वहीं इंडिया के विरोधी जो हैं या फिर मतलब कुछ भी वितर्क देने वाले लोग हैं वो क्या कहते हैं, ऐसा थोड़ी है, इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट कम हुआ है इन दिनों के अंदर, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था तुलनात्मक रूप से दिनों दिन वो घटता जा रहा है। दोनों ही बातें हैं, मार्केट का भी फर्क पड़ रहा है, लेकिन फिर भी कंपैरेटिवली इंडिया अभी भी सबसे ज्यादा एफडीआई आकर्षित करने वाला देश रहा है। तो आप यहां पर देख सकते हैं मोदी किक ऑफ मेक इन इंडिया कैंपेन टू डेवलप इंडिया, ये आपको समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने सारे सीईओज को बुलाकर कहा कि भाई देखिए आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब मत समझिए, आप इसका मतलब समझिए कि एफडीआई की फुल फॉर्म है फर्स्ट डेवलप इंडिया, यानी कि आप पहले इंडिया को विकसित करिए, इंडिया में विकास करिए, उसके बाद आपको जहां ले जाना है। और देखिए जब आप बायर होते हैं ना, आज मान लो आप कोई सामान परचेज कर रहे हैं, आपको पता है आप जितनी भी महंगी गाड़ी खरीदने मार्केट जाएंगे, मार्केट जाते ही सबसे पहली कंडीशन जो सबसे अप्लाई होती है वो ये होती है, आप मार्केट गाड़ी खरीदने पहुंच जाओ, लेकिन अगर आप महंगी गाड़ी खरीदने जा रहे हो ना तो गाड़ी वाले को घर बुला सकते हो कि भैया गाड़ी घर दिखाने आओ, वो आएगा आपके पास घर दिखाने के लिए। इंडिया ने भी उसी का फायदा उठाया कि जब हम इतना महंगा माल खरीदते हैं तो आप हमारे यहीं पर बनाने आओ, जिससे हमारे देश में जॉब बढ़ेंगी, इसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट और परचेजिंग पावर जो है हमारी वो दिखाई देगी। ठीक है, मोदी जी का ये वो भाषण है जो कि इन्होंने उस समय 2 सितंबर 2022 को मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक एंड इनके बारे में इन्होंने अपनी बातें पुरानी वापस से दोहराई, मेक इन इंडिया के अंदर सारी बातें बताई। अब सवाल बनता है इंडिया का मेक इन इंडिया को लेकर के डिफेंस सेक्टर में क्या विजन है। तो देखिए क्या है, मिलिट्री एक्सपेंडिचर के हिसाब से इंडिया वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट कंट्री है आफ्टर यूएस एंड चाइना। ठीक है, इंडिया डिफेंस का जो बजट रखता है वो $66 बिलियन का रखता है, समझ रहे हैं आप। यूएस जो है वो $730 बिलियन का इन्वेस्टमेंट रखता है और चाइना $209 बिलियन का इन्वेस्टमेंट रखता है। इंडिया वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर है सऊदी अरब के बाद। ये 2022 की रिपोर्ट है, क्योंकि उससे पहले इंडिया 11.3% इंडिया करता था, 11% सऊदी, इस बार सऊदी आगे है। यूएस जो है वो $21 बिलियन की डील 2007 से लेके अब तक इंडिया के साथ कर चुका है। रशिया जो है वो इंडिया में लार्जेस्ट सप्लायर रहा है, उसको S-400 की डील हमने $5.43 बिलियन में 2018 मैंने कही थी ना आपसे, वो हमने की है, और $3 बिलियन की लीज पर हमने आकुला 1 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है 2019 में ली है। तो एक तरह से हमने बड़ा इन्वेस्टमेंट रशिया से इन दो चीजों के ऊपर किया था। ठीक है, फ्रांस जो है उसको 7.8 बिलियन यूरो की डील हमने 2016 में दी जब हमने राफेल परचेज किया। यानी इंडिया ने मेक इन इंडिया लॉन्च करने के बाद 2014 के बाद जो मेजर इंपोर्ट किया है ना वो बहुत बड़ी बड़ी चीजों का किया, जैसे राफेल परचेज किया, जैसे S-400 परचेज किया, जैसे आकुला न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन हमने परचेज की। ये बड़े बड़े चीज जो हमने परचेज किए। इस प्रकार से इजराइल जो है वो हमको हर साल $1 बिलियन के हथियार बेचता है। अब इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया ने डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020 अनाउंस किया। इसके साथ साथ हमने इंडिजनाइजेशन को और प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के काम किए। गवर्नमेंट ने 70,221 करोड़ रुपए जो है वो डिफेंस कैपिटल आउटले के रूप में अपनी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है ना उनको बढ़ावा देने के लिए अलग से निकाल कर रख लिए कि भाई हम इतना पैसा अपनी देश की कंपनियों के ऊपर ही खर्च करेंगे। कितना? 70,221 करोड़ रुपए हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हम बाहर से नहीं मंगाएंगे, हम अपने देश की जो कंपनी है, चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है, उनसे कहेंगे कि वो अपने देश में इस काम को करें, हम आपको इतना टेंडर तो दे के रहेंगे। विल सूल नोटिफाई सेकंड नेगेटिव आर्म इंपोर्ट लिस्ट। और दूसरा, इंडिया हर साल अपने द्वारा यह जाहिर करने लग गया कि हम इन चीजों को इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो इंडिया ने अपने द्वारा बहुत सारी चीजें ऐसी जाहिर कर दी कि हम इन चीजों को इंपोर्ट नहीं करेंगे। और इंडिया ने इंडिजीनियस तेजर फाइटर जेट, अर्जुन टैंक, इन सब के निर्माण के ऊपर पुश किया। तो एक प्रकार से यह समझिए कि हम प्रक्रियात्मक रूप से, कुछ लोग इस प्रकार की बातें कहते हुए पाए जाते हैं, और वो क्या होता है कि इंडिया का मेक इन इंडिया फेल है।
मेक इन इंडिया फेल है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन ये बात जरूर है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर अगर आपको एंट्री करनी है ना, तो कई सरकारें निकल जाती हैं, तब जाके असर दिखता है। असर दिखता है इसका मतलब यह है कि आज देश में जो इतनी खूबसूरत आप IITs देखते हैं या इतने शानदार मेडिकल कॉलेज देखते हैं, वो एक दिन में नहीं बने। उनका विकास क्रम उस समय के विजनरी लोगों ने देखा और उसके बाद में, पता है आपको, देश के अंदर जब आप आर्थिक विकास पढ़ेंगे, आर्थिक विकास में पंचवर्षीय योजनाएं जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि नेहरू जी के सामने बड़ा संकट क्या था। सबसे बड़ा संकट यह था कि देश आजाद तो हो गया, लेकिन आजाद होने के बाद में लोगों को खाने पीने के लिए अनाज उपलब्ध कराएं या देश के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएं। रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग में पैसा इन्वेस्ट करें, और भूख मिटाने के लिए जरूरी है कि एग्रीकल्चर में करें। एग्रीकल्चर जो है वो पेट तो भरता है, लेकिन लेबर इंटेंसिव नहीं है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में जितना पैसा लोग कमा सकते हैं उतना एग्रीकल्चर से नहीं कमा सकते। इसलिए हमारी शुरुआती 3 पंचवर्षीय योजनाएं अपने विजन से भटकती हुई रही। एक पंचवर्षीय योजना कृषि को बढ़ाती है, दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो हमारे देश के अंदर विनिर्माण के सेक्टर में जितनी भी आज हम महारत्न कंपनी कहते हैं, उस समय के रखी हुई नींव है इन सब की। बड़ी बड़ी IITs, महारत्न कंपनीज, उनके बारे में देश की हालत खराब, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कैसे करें। परिणाम आए, आज हमारे देश की महारत्न कंपनी ONGC, NTPC, भेल, गेल, ये जितनी भी हैं, ये आज जो बड़े बड़े करोड़ों में पैसे कमा रही है, ये उस समय के विजन है। तो देश में विजन देखने से बहुत लंबे दूर के रास्ते तय होते हैं, ऐसा अपन उम्मीद कर सकते हैं। बाकी तो सरकार की नीतियां ऐसा जैसी जिसकी तरह की होंगी। तो ब्लूमबर्ग कहता है कि उसने मल्टीपल ऑफिशियल्स के साथ बातें की हैं जो कि तीनों सर्विसेज से हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग इस बारे में सेंसिटिव जानकारी को लोगों से डिस्कस नहीं करना चाहते। इंडिया की मिनिस्ट्री जो है उसने भी इस बारे में रेस्पॉन्स देने से इनकार कर दिया है। खैर, अब ये बातें देखिए न्यूज़पेपर वालों से तो अपन तो खैर क्या ही ज़्यादा जाने, अपन तो मास्टर आदमी है। अपन तो बस केवल ये बता सकते हैं कि इंडिया जो है वो क्या कर रहा है। अगस्त 29 अगस्त की न्यूज़ है, अभी मतलब लास्ट मंथ की न्यूज़ है। इंडिया ने 780 डिफेंस आइटम्स को बैन कर दिया इंपोर्ट करने से, भाई हम इंडिया में बनाएंगे। ये इस तरह की न्यूज़ आप देख सकते हैं, हर महीने आ रही हैं। 780 आइटम मना कर दिया, हम नहीं खरीदेंगे। ऐसे ही जुलाई 23 की आप न्यूज़ देख सकते हैं, जिसमें इंडिया ने कहा कि 18 टॉप डिफेंस प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनसे हम माल नहीं खरीदेंगे। जब आप इंडिया खरीदना ही बंद कर देगा तो स्वाभाविक है कि भाई प्रोडक्शन जब आप रोक दोगे कि भाई हम कहीं से खरीदेंगे नहीं, तो ऑब्वियस ही बात है ना कि आप कहीं से तो खरीदोगे, तो फिर मेक इन इंडिया से बनेगा। 107 डिफेंस आइटम है, उनको हमने बैन लिस्ट में डाल दिया। मार्च 25 की न्यूज़ है कि हम नहीं खरीदेंगे। नहीं खरीदने का मतलब बाहर से नहीं खरीदेंगे, इंडिया में बनाएंगे। डिफेंस मिनिस्ट्री ने बैन कर दिया 2821 आइटम्स को, मतलब कि इनमें से भाई हटाओ, हम इंडिया में बनाएंगे। दिसंबर 2021 की न्यूज़ है। तो इससे क्या दर्शाता है? इससे ये है कि इंडिया इंडिजनाइजेशन पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, और इस प्रकार के काम अगर चलते रहे तो निश्चित ही भविष्य हमारा कुछ तो सकारात्मक देख ही पाएगा, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। बाकी जैसा भी होगा वो आप अपना विश्लेषण है, आप बताएं, ठीक है ना। चलिए, तो फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे जरूर साझा करें अपने सभी साथियों के साथ में। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके अनअकैडमी पर पा सकते हैं 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस। मेरे बहुत से साथी कमेंट बॉक्स में एक जानकारी मांग रहे हैं कि सर RNA आप शुरू क्यों नहीं कर रहे हैं। साथियों, मैं RNA तो नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन दिन भर में 4 सेशन जरूर आपके ले रहा हूं। RNA में मैं 5 सेशन लेता था, 4 सेशन में मैं देश और दुनिया की तमाम खबरें आपसे कवर कर रहा हूं। उम्मीद है कि आप मेरे इस प्रयास को समझेंगे। फिर भी आपको वो क्लब रूप से चाहिए तो मैं उन सारे वीडियोस को कंबाइंड रूप से भी एक अलग सेशन के रूप में दिखा सकता हूं। अभी जिस तरह की मेरी अवेलेबिलिटी है उस तरह से मैं आपके साथ सेशन साझा करता चल रहा हूं। अंकित 10 रेफरल कोड यूज करने पर आपको इन दिनों एक ऑफर चल रहा है जिसका आप लाभ ले सकते हैं, और वो ऑफर है अनलॉक 20 ऑफर। अनलॉक 20 ऑफर के अंदर क्या है कि आप 20% डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज के ऊपर। अनअकैडमी के जो कोर्सेज हैं उन कोर्सेज में आपको प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो कि पर्सनल मेंटरशिप के साथ कोर्सेज अवेलेबल हैं। प्लस कोर्सेज के अंदर प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की क्लासेज हैं। बेस्ट एडुकेटर्स के साथ बनाया हुआ कंटेंट है। केवल इतना ही नहीं, आप SSC, रेलवे, जितनी भी डिफेंस या क्लैट, गैट जो भी हैं, उन सब के अंदर आप मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके अनलॉक 20 ऑफर का लाभ ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।